नहीं है। जी, तो मूवमेंट की तीन टाइप्स हमने यहाँ पर देख ली हैं। याद रखना है, पैसिव, एक्टिव और बल्क। तो बल्क में कौन सी है? ये बल्क के अंदर। एक्टिव आप जानते हैं, लो टू हाई कंसंट्रेशन अगेंस्ट द ग्रेडियंट आपको मिलेगी। तो क्विकली हम जरा इसको रिव्यू कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने यहाँ पे लर्न कर लेने। देखें, जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, पैसिव होगी, ठीक है। और इसमें जो ट्रांसपोर्ट होती हैं, दैट इज टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ होती है, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो हमें मिलता है फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ये एक तो आपने इसमें जो है वो याद रखना है। अच्छा जी, इसमें फर्दर हम यहाँ पर देखते हैं डिफरेंट मूवमेंट्स को। अब कौन कौन सी मूवमेंट कहाँ पर हो रही है? देखिए, सिंपल डिफिजन है। अब सिंपल डिफिजन में क्या होता है कि वो सिंपली जो लिपिड मैट्रिक्स होता है मेम्ब्रेन का, वहां से मूवमेंट हो रही होती है। वहां पे स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं, वहां से गुजर रही हैं चीजें, उसको हम सिंपल डिफिजन कहते हैं। फैसिलिटेटेड डिफिजन किसे कहते हैं? फैसिलिटेटेड डिफिजन का मतलब ये होता है कि वहां पर जो सल्यूट्स होते हैं वो मूव कर रहे हैं एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और वो ज्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो फैसिलिटेशन होती है वो फैसिलिटेट कौन कर रही है? यहाँ फैसिलिटेट जो है वो प्रोटीन कर रहे हैं, प्रोटीन फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब जो सिंपल डिफिजन जो होता है, इसमें किसी तरह का कैरियर जो है वो यूज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कैरियर यूज होता है। तो याद रखना है कि जो फैसिलिटेटेड डिफिजन होती है, दैट इज मोर रैपिड देन द सिंपल डिफिजन। ये ज्यादा रैपिड होती है सिंपल डिफिजन से। तो यहाँ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं, और इनको परमिएजिस कहते हैं। ये सवाल आ सकता है कि परमिएजिस क्या है? ये मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन होती है, कोई यहाँ एनर्जी की जरूरत नहीं होती, यानी कि मेटाबॉलिक एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये चीजें आपने याद रखनी। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, यानी वाटर की जो मूवमेंट होती है उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। सिलेक्टिव परमेबल होती है, एक से दूसरी जगह जो है वाटर के मॉलिक्यूल जाते हैं। ऑस्मोसिस के बारे में आप जानते हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास आइंस ट्रांसपोर्ट होते हैं, और इसमें जो होता है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये इंपॉर्टेंट है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाते हैं, ठीक है। और इसमें एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। एटीपी से एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। अब ये बड़े सिंपल्स है, लेकिन यहाँ हम बात कर लेते हैं एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो प्राइमरी एक्टिव में और सेकेंडरी एक्टिव में क्या फर्क होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखें, जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें जो सेल ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल करते हैं अगेंस्ट देयर ग्रेडियंट, एक तो आप जानते हैं कि एक्टिव अगेंस्ट द ग्रेडियंट ही होते हैं। अब इसमें जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय अनदर कपल्ड रिएक्शन सच एज द हाइड्रोलिसिस ऑफ द एटीपी। एटीपी ब्रेक होती है, और वहां से ये एनर्जी जो है वो देती है। जैसा कि एग्जांपल क्या है जी, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप जो है, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक जो है वो ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल होती है। अब इसमें क्या होता है कि एटीपी का मॉलिक्यूल यूज होता है, और हमने देखा कि 3 सोडियम जो होते हैं नर्व इंपल्स के अंदर आपने पढ़ा, दैट इज पम्प्ड आउट फॉर एवरी 2 पोटेशियम और पम्प्ड इन। तो यहाँ पर एक एनर्जी कैरियर काम कर रहा होता है, और एनर्जी की जरूरत है, तो इसको हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? अब यहां पर क्या होता है, यहाँ एक आइन ग्रेडियंट होता है जो कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को फैसिलिटेट करता है मूव करने के अंदर। इसको हम कहते हैं आइन, यानी एक आइन मूव कर रहा है, उसकी वजह से कोई दूसरा आइन मूव कर रहा है। एटीपी की यहाँ उस तरह से जिस तरह ऊपर जरूरत है वो वहां इस तरह जरूरत नहीं है। यहाँ एक मूव कर रहा है, दूसरा उसके साथ मूव कर रहा है, मिसाल के तौर पर। अब देखें, द सोडियम ग्रेडियंट एस्टेब्लिश्ड बाय द सोडियम पोटेशियम पंप प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू पावर द एक्टिव ट्रांसपोर्टर शुगर।
अब देखें उसकी वजह से शुगर, अमाइन एसिड और आइंस वगैरह मूव कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किसी और आइन के ग्रेडियंट की वजह से मूव कर रहे हैं। तो यानी इसमें डायरेक्ट एटीपी नहीं चाहिए, बल्कि एटीपी तो ये पंप यूज कर रहा है, लेकिन उन पंप की एक्टिविटी की वजह से दूसरे मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। तो इसको हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो सवाल आ जाए कि डायरेक्ट अगर एटीपी चाहिए किसी जगह पर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के लिए, तो वो तो हो गया प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर जो मूवमेंट है वो अदर आइंस की मूवमेंट हो ड्यू टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मीडियम बाय द अदर आइंस, सो दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये दो पॉइंट्स यहां पर आपने याद रखने हैं। अच्छा, बल्क ट्रांसपोर्ट आपको पता है। बल्क ट्रांसपोर्ट एंडोसाइटोसिस है, कोई चीज सेल के अंदर आ रही है, उसमें फेगो भी हो सकता है। फेगो का मतलब होता है कि जो सॉलिड मटेरियल अगर सेल के अंदर आ रहा है उसको फेगो ट्रांस जो है वो कहते हैं। इसी तरह से और फेगो जो है ये एक रशियन साइंटिस्ट जो है जिसको मेचनकोव कहते हैं, उसने ये फिनोमिना दिया। अब इसमें जो ट्रांसपोर्ट के फिनोमिना आपने देखे, एक टर्म है यहाँ पर पिनोसाइटोसिस, ये याद रख लेना। लिवाइस ने ये टर्म दी और कोई लिक्विड मटेरियल जो है यहाँ से मूव कर रहा है, इसको हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। अच्छा, इसमें एक टर्म आ गई है एक्सोसाइटोसिस, ये इसकी एग्जांपल वगैरह लिखी हुई है, ये आप पढ़ लेंगे। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? किसी चीज की रिमूवल बाहर की तरफ जाता है, उसको हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है और आपने इसको लर्न कर लेना है। अच्छा, अब जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं मजीद जो कि आपको याद रखनी है, और ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल से हाई लेवल की ही चीजें हैं जो आपने देखना है कि सेल की मूवमेंट जो होती है उसमें मेम्ब्रेन का क्या रोल होता है। देखिए, सेल की मूवमेंट में जो मेम्ब्रेन का रोल है उसमें एक तो आप सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन आपको नजर आती है सूडोपोडिया। अब सूडोपोडिया आपको कहाँ मिलती है? अमेबा में मिलती है, मैक्रोफेजेस, व्हाइट ब्लड सेल में। अब ये मूवमेंट जो होती है वो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से सेल में से एक्सटेंशन राइज होती है। मिसाल के तौर पर आप जानते हैं कि इस तरह से एक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन राइज हो जाती है जिसको हम सोडोपोडिया कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम मूवमेंट होता है, किसी सेल को मूवमेंट होता है। दूसरा, इसमें एक फिनोमिना जो होता है वो है अंडुलेशन। अब कुछ सेल्स होते हैं स्पेशली मेमिलियन सेल जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, ये बोन्स के अंदर होते हैं, तो ये भी वेव की तरह मूव करते हैं, वेव लाइक उसके अंदर मूवमेंट आती है मेम्ब्रेन की वजह से, इसको अंडुलेशन कहते हैं। वर्ड याद रखना जी। तो ये दो चीजें जो है आपने इसके अंदर याद रख लेनी। उसके बाद आ जाए जी सेल वॉल पे। सेल वॉल इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपने नोट कर लेनी। अब ये रिजिड सेल वॉल होती है कौन कौन से ऑर्गेनिज्म? बैक्टीरिया में भी होती है, फंजाई में भी है, एल्गी में भी है, और प्लांट के अंदर, इनमें सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। अब इसमें जो प्लांट्स हैं उनके अंदर, फंजाई के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन उनके अंदर डिफरेंस क्या होता है ये आ सकता है। देखिए, प्लांट्स के अंदर जो होता है वो तो मेनली वहां पर सेलुलोज मिलता है ज्यादातर, एल्गी और हायर प्लांट्स के अंदर या कुछ फंजाई के अंदर सेलुलोज होता है, लेकिन ज्यादातर फंजाई के अंदर ये नॉन सेलुलोजिक सेल में वॉल होती है, इसमें काइटिन। और बैक्टीरिया के अंदर आप जानते हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है। ये तीन कंपोनेंट हैं सेल वॉल के कि किसमें क्या प्रेजेंट होता है। लेकिन हम अगर प्लांट की सेल वॉल को डिटेल के अंदर डिस्कस करें तो इसमें तीन लेयर्स होती हैं। एक इसके अंदर है मिडल लैमेला, ये वाली, एक इसमें प्राइमरी वॉल होती है, और एक इसके अंदर सेकेंडरी वॉल होती है। यहाँ सिंपली हमने कंपोजिशन देखनी है, इसके अलावा और कोई चीजें देखनी। मिडल लैमेला जो होता है इसके अंदर पेक्टिन होता है, ठीक है। अब पेक्टिन जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट होता है, और इसके लिए हम देखते हैं कि इसको हम ग्लैक्टोयूरेनिक एसिड भी कहते हैं। और मिडल लैमेला में इसके अलावा कैल्शियम पेक्टेट
जो ओवरऑल कंपोनेंट है। तो ये 2-3 पॉइंट यानी कि मिडल लेमेला के अंदर जो है वो क्या होता है। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है एक मेजर लेयर, और ये प्राइमरी वॉल जो होती है इनर टू मिडिल लेमेला, ये मिडिल लेमेला के अंदर की तरफ होती है, यानी मिडिल लेमेला बाहर की तरफ होता है। प्राइमरी वॉल डिवेल्प ऑन द मिडिल लेमेला ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ प्रेजेंट होती है। इसमें मेनली कौन सा कंपोनेंट है, सेलुलोज इसके अंदर, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन, ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें से सिर्फ एक कंपोनेंट ऐसा है, ये वाला लिग्निन, जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है। आगे चल के हमने पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट। ये एक ग्लिसरॉल फॉस्फेट जो है, ये एक ऑर्गेनिक पॉलीमर होता है, बट दिस इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, इसमें जो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज होते हैं, ये कौन सिंथेसाइज करता है, क्योंकि सेल वॉल आप जानते हैं जब सेल डिवाइड होता है तो उसमें रीजनरेट होती है, तो ये गोल्जी अपरेटस बनाता है, यहाँ याद रखना है। और सेल वॉल के अंदर जो सेलुलोज होता है उसको किस चीज से स्टेन करते हैं, जिंक क्लोरो आयोडाइड से स्टेन करते हैं। ये सवाल है जो एमसीक्यूज के अंदर पेपर में आ सकते हैं, इनको अच्छे से लर्न करना है। अच्छा जी, सेकेंडरी सेल वॉल पे आ जाए, यानी कि इसका जो सेकेंडरी वॉल है। अब सेकेंडरी वॉल ज्यादा थिक होती, रिजिड होती, परमेबल है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब होती। अब मैं आपको यहाँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका बता दूं कि किस तरह से प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन। देखें, एक तो यह कि सेल में सबसे अंदर की तरफ, अब मैं 2 सेल बना लेता हूँ, ये दोनों सेल के अंदर ये तो है सेल मेम्ब्रेन। अब प्रेजेंस कुछ इस तरह से होती है इनकी कि सेल मेम्ब्रेन के साथ ही जो आपको प्राइमरी सेल वॉल की जो वॉल मिलेगी, जो कि इसके साथ तकरीबन अटैच ही होती है, दोनों तरफ मैं बना देता हूँ, ये आपको मिलेगी सेकेंडरी वॉल। ये थोड़ी थिक होती है रेड कलर में, सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल के बाहर की तरफ दोनों में, ये इसकी और ये इसकी, ये प्राइमरी वॉल। और प्राइमरी वॉल्स के दरमियान जो होता है वो मिडिल लेमेला होता है। अब यहां दरमियान, क्योंकि देखें दोनों का शेड हो रहा है, तो ये है मिडिल लेमेला। प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, मिडिल लेमेला, तो ये आपने याद रखना। इसका मतलब मिडिल लेमेला कहाँ, बिटवीन द प्राइमरी वॉल, जैसे मैंने ऊपर बताया कि प्राइमरी वॉल्स के दरमियान होती है, और सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ होती है। तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, सेकेंडरी वॉल में क्या होता है, मेनली लिग्निन होता है, ये लिग्निफाइड होती है, याद रखना है। लिग्निन जो है कॉनिफेरल कॉम्प्लेक्स पॉलीमर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, मैंने अभी आपको बताया कि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लिग्निन ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके अलावा जो पेक्टिन है, सेलुलोज है, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एंड दैट लिग्निन जो है दैट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द वुडी टिश्यू। बिकॉज सेकेंडरी वॉल जो होती है, आप जानते हैं कि ये जो स्क्लेरल कायमा होते हैं जो कि वुडी टिश्यू बनाते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो थिकनेस और उसके अंदर जो उसका वुड को फर्दर हार्ड करना, वो किसका काम होता है, वो लिग्निन का काम होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसमें। अच्छा, कुछ में सेकेंडरी वॉल जो होती है उसको मजीद थिक करने के लिए सिब्रिन, ये भी आ चुका है सवाल, दैट इज फर्दर इम्प्रेग्नेटेड विद द सिब्रिन। तो सिब्रिन जो होता है वो भी सेकेंडरी वॉल के अंदर होता है, एंड दैट इज एक्चुअली मेकिंग द मोर थिक। एक और कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि आपको मिलता है सेकेंडरी वॉल के अंदर ही, वो है क्यूटिन। अब क्यूटिन जो है ये क्या होता है, ये एक्चुअली वैक्सी होता है, वैक्स है ये आप कह सकते हैं लिपिड्स है। तो अब देखिए सवाल ये आ सकता है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है सेल वॉल के अंदर, तो सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है, हेमी सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है, पेक्टिन कार्बोहाइड्रेट है, और कौन सा और अरोमेटिक कार्बन जो वो और कंपाउंड है वो है, आपने पढ़ा है लिग्निन। और कौन सा लिपिड सेल वॉल के अंदर है, वो है क्यूटिन। तो ये चीजें यहाँ पर आपने याद रखनी है। ये एपिडर्मल सरफेस के ऊपर जो वो प्रेजेंट होती हैं, ये भी सेकेंडरी वॉल के अंदर ही होता है।
तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनको अच्छे से लर्न करना है, सवाल इनमें से आ चुके हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ चीजें जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि प्लांट्स के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं। अब ये सावधान है, एडजेसेंट सेल्स के दरमियान ब्रिज होते हैं, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, प्लाज्मोडेस्माटा, जिससे साइटोप्लाज्म में एक दूसरे का जो है वो मिक्स हो रहा है। और जब साइटोप्लाज्म एक दूसरे का मिक्स होता है जिन सेल्स का, उनके लिए हम कहते हैं सिम्प्लाज, ये इसको आपने पढ़ा होगा सिम्प्लास्टिक पाथवे, क्योंकि उनमें मूवमेंट जो हो रही होती है। और ये आपको बता चुका, ये भी मैंने आपको बता दिया कि सेल कोड किसे कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स मैंने आपको टर्म बता दिया। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है, और इसमें किस काम के लिए यूज होता है, रिकॉग्नाइजिंग द अदर सेल्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम ऊपर बात करके आए हैं इसमें। अच्छा जी, इसमें ये चीजें जो है वो आपको मैंने बता दिया। फंगल सेल वॉल का भी आपको बता दिया है कि फंगल सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, या कुछ के अंदर सेलुलोज होता है, और जिसके अंदर आउटर लेयर ग्लाइकन की प्रेजेंट होती है। ग्लाइकन का मतलब यही कार्बोहाइड्रेट्स को ही कहते हैं। अच्छा, साइटोप्लाज्म में आ जाए जी, दो वर्ड है इसमें। साइटोप्लाज्म, दो चीजें होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, एक होता है साइटोसोल, एक होता है ऑर्गेनल्स। इसका मतलब है कि साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में क्या फर्क है। अगर साइटोप्लाज्म से हम ऑर्गेनल्स निकाल दें तो साइटोसोल बन जाता है, और इसमें फिर ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट क्या आ जाता है, वो वाटर का कॉन्स्टिट्यूएंट आ जाता है। तो कितना वाटर होता है साइटोसोल के अंदर, 75 to 90% होता है। और इसके अलावा बाकी क्या होता है साइटोसोल में, क्योंकि सॉल्युबल पार्ट है, आइंस है, ग्लूकोजामाइन एसिड, फैटी एसिड, सारा कुछ ही सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये साइटोसोल वर्ड यूज होता है इसके लिए। ऑर्गेनल्स होती हैं वो सब सेलुलर पार्ट होते हैं। इनमें से क्वेश्चन आ सकता है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो ये कि नॉन मेम्ब्रेनस भी होती हैं, मेम्ब्रेनस भी होती हैं। कौन कौन सी नॉन मेम्ब्रेनस है, साइटोस्केलेटन नॉन मेम्ब्रेनस है, सीलिया, सेंट्रोसोम, फ्लेजेला, राइबोसोम, ये नॉन मेम्ब्रेनस है। और मेम्ब्रेनस कौन कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, बाकी सारी की सारी मेम्ब्रेनस होती हैं। फिर इसके अंदर हमने सिंगल मेम्ब्रेनस और डबल मेम्ब्रेनस को भी जो है वो यहाँ पर कवर करना है, वो भी आपने साथ साथ जो है वो याद रखना है। अच्छा जी, अब सबसे पहले एक दो चीजें यहाँ पे नोट कर लें। सेल वॉल में ये बैक्टीरिया वाला मैंने आपको बता दिया था, ये दोबारा यहाँ पर आपको मिल भी जाएगा कि बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर क्या कंपोजिशन होती है, म्यूरिन एंड पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। या इसको हम म्यूकोपेप्टाइड भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। या पूछा जाएगा कि जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया के अंदर, या जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, उसमें म्यूरामिक एसिड, ये सारे डेरिवेटिव्स ही होते हैं, म्यूरामिक एसिड, ठीक है। और इसमें जो शुगर होती हैं, दो शुगर, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, तो ये इसके अंदर जो है प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये इसकी सेल वॉल की जो कंपोजिशन है बैक्टीरियल सेल वॉल की, उसमें ये रिलेटेड टर्म्स आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा कॉमन इसके अंदर यही है कि आप पेप्टाइडोग्लाइकन म्यूरन, म्यूकोपेप्टाइड, म्यूरामिक एसिड, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पे आ जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया सेल की एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, इस पे हम जरा क्विकली देख लेते हैं। अब ये एक तो याद रखना है कि डबल मेम्ब्रेनस है, ठीक है, ये आप जानते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया अब होती तो यूकैरियोट, बताएं प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होती, लेकिन उस तरह का काम कौन करता है, मीसोसोम्स। ये सेल मेम्ब्रेन की इंटरनल इन्वेजिनेशन होती है, दैट इज एनालोगस टू द माइटोकॉन्ड्रिया इन द यूकैरियोट। इसका मतलब क्या है कि ये जो मीसोसोम्स होते हैं, ये बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन करते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर ये रेस्पिरेशन करते हैं, ये याद रखना है। और ये इंटरनल इमेजिनेशन होती है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको फर्स्ट टाइम किसने देखा, पॉलिकर इन 1950 में, सवाल आ सकता है, मसल सेल्स के अंदर। और उसने उसके लिए वर्ड यूज किया था सार्कोसोम्स, क्योंकि जो वर्ड सार्को यूज होता है वो मसल्स के लिए, जैसे सार्कोप्लाज्म, सार्कोलीमा, मैंने कहा मसल सेल की मेम्ब्रेन को। तो जो सार्कोसोम्स थे फर्स्ट टाइम इसने देखे।
क्यों मसल सेल में देखें, अब ये सवाल भी आपके माइंड में आएगा, क्योंकि मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी ज्यादा होती है और उसमें साइज भी बड़ा होता है, बिकॉज दे आर एंगेज इन द स्ट्रेनस जो है वो एक्टिविटीज, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो इस वजह से वहां ज्यादा प्रोमिनेंट थे। और अगर ये आपको ना भी यहाँ पढ़ते तो आपसे वैसे पूछा जाता है कि मसल सेल फर्स्ट टाइम कहाँ ज्यादा एविडेंट थे या सीन किया गया, तो आपने सोचना है किसके अंदर ज्यादा मसल सेल हो सकते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, तो आप बताएंगे मसल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं। अच्छा, इसमें एक तो वो इम्पोर्टेंट है जो कि आपको मैंने बता दिया। इसमें एक साइंटिस्ट का नाम आपने और याद रख लेना, वैसे तो उसकी पूरी हिस्ट्री है जो कि आपको यहाँ पे दी गई है, जो आप नोट से पढ़ लेंगे, लेकिन एक साइंटिस्ट जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है बेंसले एंड होई। He isolated the mitochondria for biochemical studies by differential centrifugation। तो इसने यहां से इसको सेपरेट किया, ठीक है, तो ये एक याद रखना है आपने। और एक साइंटिस्ट जो है वो आल्टमैन, ये भी सवाल आ सकता है, उसने इन स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया और इसको बायोब्लास्ट का नाम दिया। तो बायोब्लास्ट जो है वो इसने इसको नाम दिया था। अच्छा जी, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इसमें स्ट्रक्चर है उसको हम जरा क्विकली देख लेते हैं। हाईली विजिबल, क्योंकि एक बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, शॉर्ट रॉड टू फिलामेंटस होते हैं, और ये प्लियोमॉर्फिज्म में आते हैं। प्लियोमॉर्फिज्म का क्या मतलब है, इनकी शेप चेंज होती है, बड़े हैं छोटे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि सेल टू सेल इनके अंदर जो है वो स्ट्रक्चर्स में चेंज आती है, कुछ में साइज इनका बड़ा हो जाता है। और इसका जो साइज है वो 0.6 to 2 माइक्रोमीटर डायमीटर में होते हैं, और लेंथ इसकी 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है। ये प्रोकैरियोट में नहीं होते, और साथ ही मिच्योर रेड ब्लड सेल में भी नहीं होते, क्योंकि वहां पर भी आप जानते हैं कि जब वो मिच्योर हो जाते हैं तो उनके अंदर बहुत सी ऑर्गेनल्स जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। अब देखें, कुछ सेल्स यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं, कुछ के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं। स्मॉल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंडिकेट्स अ सेल ऑफ लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही। और अगर वो ज्यादा है प्रेजेंट, तो इसका मतलब वहां मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है। सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन इज फाउंड इन द माइक्रोस्टेरीज, ये एक यूनिसेलुलर एल्गी है, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में एनिमल सेल की निस्बत माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, क्यों? कि प्लांट में मूवमेंट नहीं है, प्लांट में उस तरह से एक्टिविटी नहीं है जिस तरह से आपको एनिमल सेल के अंदर एक्टिविटी मिल रही है। अच्छा जी, अब इसमें डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स मैंने आपको ये बता दिया है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा इसमें कुछ पॉइंट जो कि आपने लर्न करने हैं इसके स्ट्रक्चर में, और वो ये है कि इसमें आउटर और इनर कंपार्टमेंट जो है वो होता है। आउटर कंपार्टमेंट, ये स्पेस होती है इन बिटवीन द मेम्ब्रेन, और एक इनर कंपार्टमेंट होता है, ये मैं आपको भी यहाँ पर दिखाता हूँ। इसमें एक पॉइंट है क्रिस्टी। अब क्रिस्टी क्या होती है, ये फोल्ड्स होते हैं इनर मेम्ब्रेन के माइटोकॉन्ड्रिया, फोल्डिंग बनती है, और उन क्रिस्टी के ऊपर जो होते हैं वो ऑक्सीजोम्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स, या इनको F1 पार्टिकल्स कहते हैं, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का फिनोमिना होता है, ठीक है। अब इसमें पार्टिकल्स होते हैं ना, उसको हम F0 to F1 पार्टिकल्स कहते हैं। और ये F1 F0 पार्टिकल्स है क्या, ये इंजाइम एक्चुअली, इनको एटीपी सिंथेज कहते हैं, और ये एक इंजाइम होता है जो कि एटीपी सिंथेसिस का काम करता है, क्योंकि यहाँ एटीपी जनरेट होते हैं, इट्स द पावर हाउस ऑफ सेल, तो एटीपी जनरेशन जो है वो F1 पार्टिकल्स की वजह से होती है। अब मैं आपको F0 और F1 में फर्क बताता हूँ, इसकी डायग्राम देखिए, ये आपको डायग्राम नजर आ रही है। थोड़ा सा यहाँ मैं आपको चीजें बता दूं कि इसमें एक तो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन में आपको ये इनफोल्डिंग नजर आ रही है, ये वाली, इनको क्रिस्टी कहते हैं, ठीक हो गया। अब दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो स्पेस है ना, ये वाली, इसको कहते हैं आउटर कंपार्टमेंट, ऊपर वर्ड यूज हुआ है। और इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है, इसके लिए वर्ड यूज किया था इनर कंपार्टमेंट, ठीक हो गया। अब इसमें आपको जो F1 पार्टिकल F0 क्या, देखें ये छोटे छोटे आपको पार्टिकल नजर आ रहे हैं, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं
तो ये एक्चुअली प्रेजेंट कैसे होता है, ये ऐसे प्रेजेंट होता है। इसमें दो पार्ट होते हैं। ये इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है, ये इसकी स्टॉक होती है, इसको कहते हैं एफ नॉट। और एफ नोट क्या होती है, स्टॉक है जो कि एम्बेडेड होती है इसके अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट होती है। और उसके ऊपर आपको ये जो पार्ट नजर आ रहा है, ये एक नोब की तरह का पार्ट नजर आता है, दैट इज कॉल्ड F1। और ये कहाँ होता है, ये मैट्रिक्स के अंदर होता है। अगर हम इस ओवरऑल को देखेंगे तो ये एक एंजाइम है, और आपको एंजाइम को बताया ये कौन सा एंजाइम है, ये एटीपी सिंथेज है, जो कि यहाँ पर एटीपी की जनरेशन जो है वो कर रहा है। ओके। अच्छा, इसमें कुछ पार्ट इसमें हमने देख लेने हैं, कुछ चीजें आपने यहाँ पर देखनी है, और वो सवाल जो पेपर में आ सकते हैं। स्ट्रक्चर इसका हम डिस्कस कर चुके हैं, इसकी अब कंपोजिशन पे आ जाए। केमिकल कंपोजिशन में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन 70% ड्राई वेट के होते हैं, लिपिड 25 to 30% होते हैं, 90% जो होता है फॉस्फोलिपिड, और 10% इसमें कैरोटेनॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन ई और अदर ट्रेसेस प्रेजेंट होते हैं। इसमें 0.5% आरएनए और डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए दैट कंप्राइजेस 1% ऑफ द टोटल डीएनए ऑफ सेल, ये याद रखें। एम्प्टी डीएनए भी कहते हैं इसको, और आप जानते हैं कि इस डीएनए की इंपॉर्टेंस होती है। एम्प्टी डीएनए ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम है, किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, फॉस्फोराइलेशन के लिए, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने करने के लिए, क्योंकि ये सारे फिनोमिना जो है वो इसके अंदर होते हैं। इसको सेल का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि ये एटीपी एनर्जी जनरेट करता है। एक तो ये आपने इसमें याद रखना है। और इसमें डिफरेंट जो प्रोसेसेस होते हैं उस पे हम यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोसेसेस आपको यहाँ मिलते हैं। अब देखें, यहाँ अगर हम प्रोसेसेस की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसमें एक तो प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं, ये इसके अंदर होता है। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये यहाँ पे होता है। और इसके अलावा फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, वो इसके अंदर होता है। तो ये प्रोसेस होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहाँ होती है, आपने ये पढ़ा कि ये इनर मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग होती है वहां होती है, क्रिस्टी में। और क्रेब साइकिल और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म ये कहाँ पर होते हैं, ये मैट्रिक्स के अंदर। तो ये इसमें प्रोसेसेस जो है वो आपने इनको अच्छे से जो है वो लर्न कर लेना है। तो यहाँ एटीपी जनरेशन का फिनोमिना होता है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और इसमें जो क्रेब साइकिल है वो हमने यहाँ पे बात कर ली। इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहते हैं। क्यों सेमी ऑटोनोमस कहते हैं, ये भी सवाल आ सकता है। देखिए, इसके अंदर अपना डीएनए होता है और अपनी प्रोटीन बनाती है ये, और जिस वजह से इनको हम सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। इसको भी कहते हैं और क्लोरोप्लास्ट को भी कहते हैं। दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। और इन दोनों के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, ऑर्गेनल्स ऑफ सिम्बायोटिक इन ओरिजिन, ये एंडोसिम्बायोट। क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये दोनों के दोनों डिवेल्प होते हैं फ्रॉम द बैक्टीरिया। इसको हम एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस कहते हैं। सो डीएनए इज प्रेजेंट इन बोथ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, ये याद रखना है, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। और ऑटोनोमिक जीनोमिक सिस्टम इज प्रेजेंट इन बोथ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। और इसी तरह से राइबोसोम भी इनके अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर कुछ अमाइनो एसिड, सॉरी, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, साइटोसिन और गावानिन। वैसे तो आप जानते हैं चार तरह के होते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, गावानिन, थायामीन। लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में साइटोसिन, गावानिन जो होते हैं वो न्यूक्लियर डीएनए की निस्बत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी आपने इसमें याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं अदर जो ऑर्गेनल है वो प्लास्टिड्स हैं। जैसे मैंने बताया कि ये भी डबल मेम्ब्रेनस होती हैं, और ये भी एक बड़ी ऑर्गेनल्स होती हैं, और इसके अंदर भी कुछ वेरिएशन आती हैं। यहाँ से कुछ सवाल जो पूछे जाते हैं, नीचे एक डायग्राम नजर आ रही है, इस पे हम थोड़ा सा बात कर लें। देखें,
एक टर्म है एटायोप्लास्ट। ये एटायोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जब लाइट नहीं मिलती क्लोरोप्लास्ट को, विदाउट लाइट, तो ये एटायोप्लास्ट होते हैं। जैसे ही इसको लाइट मिल जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है। अब एक्चुअली जो एक टर्म यहाँ पर यूज होती है प्रोप्लास्टिड। ये प्रोप्लास्टिड जो होता है ये एक्चुअली आप कह सकते हैं कि इनके जर्म सेल्स हैं, ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि, या हम इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं प्रोजेनिटर सेल्स। प्रोजेनिटर सेल्स का मतलब है कि सारे प्लास्टिड यहां से डेवलप होते हैं। आप देखें इधर एरो लगा हुआ, इधर एरो लगा हुआ, इधर लगा है, इधर लगा है। ये सारे प्लास्टिड यहां से बने। अब मसलन जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है, ग्रीन है। और ये ग्रीन कब होते हैं, जब इनको लाइट मिलती है। देखिए अगर तो लाइट नहीं मिलती तो वो कलरलेस, जैसे लाइट मिली ग्रीन हो जाएगी। इसी तरह क्रोमोप्लास्ट जो है ये कलर्ड होते हैं, ग्रीन के अलावा जो कलर्ड होते हैं। ठीक है। और इसी तरह से एक वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट जो होते हैं ये क्या करते हैं, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं। इसी तरह से एक वर्ड यूज है अलायोप्ला, दे विल स्टोर लिपिड्स, ये लिपिड्स को स्टोर करते हैं। एक वर्ड यूज होता है, एक और भी होता है प्रोटीनोप्लास्ट, ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं। तो मुख्तलिफ तरह के जो कंपोनेंट है उनको स्टोर करने के लिए इनके अंदर चीजें हैं। ये यहाँ आपको इसमें लिखा हुआ भी मिल जाएगा। ये सारे प्लास्टिड जो हैं ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो अलायोप्लास्ट है ये कलरलेस है। ठीक हो गया। ये डिफरेंट टिश्यूज में प्रेजेंट। ल्यूकोप्लास्ट भी कलरलेस ही होते हैं, वो रूट्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। अमाइलोप्लास्ट ये स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। अलायोप्लास्ट लिपिड्स को। प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन को, या इसको एलिरोप्लास्ट भी कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो प्लास्टिड्स कलरलेस, कलर्ड होते हैं, जो डिफरेंट कलर्स आपको प्लांट में राइपनिंग फ्रूट्स में मिलते हैं, फ्लावर्स में मिलते हैं। ऑटम लीव येलो हो जाते हैं, कैरेट वगैरह गाजर बहुत ज्यादा जो है वो सुर्ख होती है। तो ये सारे के सारे प्लास्टिड्स जो हैं इनको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। अच्छा जी, अब इसमें से सवाल जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि क्लोरोप्लास्ट की टर्म किसने बताई। ये सवाल भी आ चुका है। शिम्पर इन 1883 इसने बताई। इसके अंदर हायर प्लांट्स के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं हर सेल के अंदर, 20 to 40 होते हैं। इसका डायमीटर जो होता है क्लोरोप्लास्ट का 4 to 6 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है। और इसमें जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल होता है। और ये क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये जब इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे वहां आपको बताऊंगा कि जो क्लोरोफिल होता है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये, और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, और ये लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में जाएं तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में एक डबल मेम्ब्रेनस है ये, और इसके अंदर एक मैट्रिक्स होता है, प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स को स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइबोसोम है और एंजाइम है, प्रोटीन है। मैंने आपको बताया कि यही कार्बोहाइड्रेट्स, सॉरी यही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर जो राइबोसोम है वो 70s होता है, और इसी तरह का राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है। इसमें एक मेम्ब्रेन होती है, इसमें थाइलाकॉइड के स्ट्रक्चर होते हैं। थाइलाकॉइड जो होते हैं उस मेम्ब्रेन में होते हैं, और थाइलाकॉइड की टर्म जो है मेंके ने 1961 में दी थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है अच्छे से। अब इसमें देखें कि कितने थाइलाकॉइड्स होते हैं। यहाँ पर 20 से 50 थाइलाकॉइड्स होते हैं, वो मिलते हैं और मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्रेना। और कितने ग्रेना होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, 40 to 100 ग्रेनास होते हैं। ठीक है। ग्रेनास जो है उसके अंदर स्मॉल और लार्ज ग्रेनास होते हैं, या थाइलाकॉइड स्मॉल और लार्ज होते हैं। जो लार्ज होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो मिल जाते हैं। एक वर्ड है क्वांटासोम्स। क्वांटासोम्स होते हैं ये ऐसे फोटोसिंथेटिक यूनिट्स होते हैं जो कि ग्रेना की सरफेस पे प्रेजेंट हो। जैसे मैंने बताया क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हो सकते हैं, कैरोटेनॉइड्स हो सकते हैं, जेंथोफिल्स हैं, फ्यूकोजेंथीन है, ये मुख्तलिफ तरह के होते हैं। क्वांटासोम जो है ये पहली दफा पार और बिगिन ने
1958 में डिस्कवर की। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपने इसमें याद रखना है। अच्छा जी, ये इसमें स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, ये आपको बताया। ये आपको इसके अंदर थैलाकॉइड मिल रहे हैं एक एक करके। ये थैलाकॉइड है और ये स्मॉल थैलाकॉइड है। ये लार्ज थैलाकॉइड जो होता है वो दूसरे के साथ मिला होता है, और इसके लिए हम एक टर्म जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द इंटरग्रेना। इंटरग्रेना होते हैं, ठीक है। क्वांटासोम और फाइटो फोटोसिस्टम, जो फोटोसिस्टम तो क्लस्टर्स ऑफ पिगमेंट्स को कहते हैं, और क्वांटासोम जो होते हैं वो स्पेसिफिकली जब प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, उसके साथ एसोसिएट होते हैं, उनको क्वांटासोम कहते हैं। और ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व जो है वो किए, साइंटिस्ट का नाम आपको बता दिया। अच्छा जी, क्लोरोफिल के अंदर जो मेटल प्रेजेंट होती है वो मैग्नीशियम होती है। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल होती हैं, और उसमें रिंग्स होते हैं, पोरफायर रिंग्स। हर क्वांटोसोम जो होता है उसके अंदर 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये भी इसमें आपने इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्लोरोफिल जो होता है इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसमें 4 पायरो रिंग होते हैं, इसको टेट्रापायरोल कहते हैं। स्ट्रक्चर इसका यहाँ पे आ जाएगा, या आप स्ट्रक्चर इसका देख सकते हैं। क्लोरोफिल के फॉर्मूलाज याद करने हैं अभी सारे के सारे, ये जो लिखे हुए हैं। क्लोरोफिल A B C D जो है उसका क्या फॉर्मूला है, और उसमें कौन क्या डिफरेंस क्या होता है। देखिए क्लोरोफिल A में और बी में किस चीज का डिफरेंस है, एक में मिथाइल ग्रुप होता है और एक में कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ये फर्क आ जाएगा। मोस्ट प्लांट कंटेन 2 और 3 टाइम्स मोर क्लोरोफिल ए देन बी। क्यों? क्योंकि ए जो होता है वो क्लोरोफिल, ये मेन पिगमेंट होता है, जिस वजह से इसकी तादाद जो है वो ज्यादा होती है। अच्छा जी, क्लोरोप्लास्ट की जो केमिकल कंपोजिशन है उसके लिए यहाँ पे टेबल दिया हुआ है। इसके अंदर मजीद भी आप इसको डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। कि इसके अंदर प्रोटीन, लिपिड, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड, जेंथोफिल, कैरेटीन कितने कितने परसेंट होते हैं, आरएनए, डीएनए, साइटोक्रोम, एफ, विटामिन के, ई, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, फॉस्फेट, ये सारे इसके अंदर ट्रेस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि प्रोटीन, लिपिड, क्लोरोफिल जो है वो कितने परसेंट होते हैं, ये आपने इसमें याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि मेजर टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स ये वाले, ये आपने याद रख लेने, ठीक है। कौन कौन सी चीजों को स्टोर करते हैं ये इसमें इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये हमारे पास जो है वो क्लोरोप्लास्ट के बारे में था। तो आज का हम इसको इतना ही डिस्कस करेंगे, यहाँ तक आपने अच्छे से जो है वो लर्न कर लेना। कल इंशाल्लाह ताला हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे।